नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे एप्स्टीन स्कैंडल फाइल्स खुलने में 2 दिन बाकी। ट्रंप समेत दुनिया भर के नेता बिजनेसमैन में डर, क्या कोई भारतीय भी इसमें शामिल? उसके बाद हम जानेंगे क्या महाराष्ट्र में आया बीजेपी गठबंधन में संकट, क्या बीएमसी चुनाव के बीच महायुति में आई दरार। उसके बाद हम जानेंगे कि बिहार हिजाब विवाद के बीच महिला ने किया नौकरी ज्वाइन करने से इनकार। इस तमाम चीज के पीछे क्या नीतीश कुमार जिम्मेदार? उसके बाद हम जानेंगे किस बीजेपी शासित राज्य में लगा धर्मांतरण कानून पर ब्रेक, बीजेपी के ही राज्यपाल ने क्यों रोका कानून। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन की। जेफरी एप्स्टीन, ये कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं है, ये ताकत, पैसा, राजनीति और खामोशी के गठजोड़ की कहानी है। 19 दिसंबर को अमेरिका में वो होने जा रहा है जिसका डर सालों से दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को रहा है। ट्रंप प्रशासन अब जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड पब्लिक करने जा रहा है। ईमेल, तस्वीरें, फ्लाइट लॉग, दस्तावेज, सब कुछ। मकसद साफ है, एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसका एक पूरा नेटवर्क था और अब उस नेटवर्क का सच सामने आ सकता है। जेफरी एप्स्टीन कोई आम आदमी नहीं था, वो अरबपति था, हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था और दुनिया के सबसे बड़े नेताओं, अरबपतियों और ताकतवर लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। आरोप है कि इसी नेटवर्क के जरिए नाबालिग लड़कियों का शोषण किया गया, लड़कियों को पैसे, गहने और धमकियों के जरिए मजबूर किया गया। यह आरोप सालों से रखते रहे, लेकिन सिस्टम चुप रहा। 12 दिसंबर को इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें पब्लिक की गई। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। इन तस्वीरों में डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू, रिचर्ड ब्रैनमेस, वुडी एलन जैसे नाम दिखाई दिए। जरूरी बात यह है कि तस्वीरों से कोई अपराध साबित नहीं होता, लेकिन सवाल जरूर खड़े होते हैं, ये लोग एप्स्टीन के इतने करीब क्यों थे? अब जब सिर्फ 2 दिन बचे हैं और पूरी फाइलें पब्लिक होने वाली हैं, तो अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया की नजरें इन दस्तावेजों पर टिकी हैं। अब तक किसी भारतीय नेता या उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन भारत के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि कुछ भारतीय नेताओं के नाम भी आ सकते हैं। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन एप्स्टीन के संबंध अमेरिका से बाहर के देशों तक फैले थे, इसलिए बेचैनी पूरी दुनिया में है। ये सब अचानक नहीं हो रहा। पिछले महीने अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने भारी बहुमत से एक कानून पास किया, जिसके तहत एप्स्टीन से जुड़े सभी दस्तावेज पब्लिक करने होंगे। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 427 एक और सीनेट में बिना विरोध के बिल पास हुआ। ट्रंप चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते थे, वीटो करते तो संसद इसे ओवरराइड कर देता। मजबूरी में 19 नवंबर को ट्रंप को इस पर दस्तखत करने पड़े। नियम के मुताबिक 30 दिन के अंदर न्याय विभाग को फाइलें जारी करनी थी और वो तारीख अब आ चुकी है। अब जरा पीछे चलते हैं। इस केस की शुरुआत दरअसल 2005 में हुई, जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की। आरोप था कि मसाज के बहाने उसकी बेटी को एप्स्टीन के घर बुलाया गया और वहां यौन शोषण की कोशिश हुई। जांच बढ़ी तो सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं था, करीब 50 नाबालिग लड़कियों ने ऐसे ही आरोप लगाए। पुलिस ने पाया कि एप्स्टीन के पास न्यूयॉर्क और पाम बीच में आलीशान घर थे, जहां हाई प्रोफाइल पार्टियां होती थी। इसके बावजूद 2008 में एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की हल्की सजा मिली, वो भी ऐसी कि जेल से बाहर जाकर काम कर सकता था। ये वही पल था जब दुनिया ने देखा कि पैसा और रसूख कानून से ऊपर कैसे खड़ा हो जाता है। फिर आया 2017 और #MeToo आंदोलन। हार्वे वाइनस्टीन के खुलासों ने दुनिया हिला दी। इसी दौरान वर्जीनिया ग्रिफिथ सामने आई। उसने कहा कि 16 साल की उम्र में वो ट्रंप के मार आए लोगो क्लब में काम कर रही थी। वहीं उसकी मुलाकात गिस्लेन मैक्सवेल से हुई, जिसने उसे एप्स्टीन के जाल में फंसाया। वर्जीनिया ने आरोप लगाया कि उसे दुनिया भर में प्राइवेट जेट से भेजा गया और ताकतवर लोगों के साथ यौन संबंध बनाने को मजबूर किया गया। उसने ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू पर भी गंभीर आरोप लगाए। 2019 में एप्स्टीन दोबारा
गिरफ्तार हुआ, लेकिन 10 अगस्त 2019 को वो हाई सिक्योरिटी जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उसने अपनी खुद की जान ली, लेकिन कैमरे बंद थे, फुटेज गायब थी, गर्दन की हड्डियां टूटी थी। सवाल आज भी वही है कि ये हत्या थी या आत्महत्या, क्योंकि अगर वो जिंदा रहता तो बहुत से नाम सामने आते। आज जब उसकी फाइलें खुलने जा रही हैं तो डर सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है, डर उन सबको है जिनके नाम कहीं ना कहीं इन दस्तावेजों में दर्ज हो सकते हैं। ये मामला अब सिर्फ यौन अपराध का नहीं रहा, ये सिस्टम की सच्चाई का मामला बन चुका है कि कैसे ताकतवर लोग सालों तक बसते रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या 19 दिसंबर को सच में इतिहास बदलेगा? क्या बड़े नामों पर से पर्दा उठेगा या फिर सच एक बार फिर फाइलों के बोझ में दबा दिया जाएगा? बहरहाल अब दुनिया भर में इस बात का इंतजार है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर सब कुछ ठीक नहीं है और इस बार दरार सीधे सत्ता के दिल में दिख रही है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी चुनाव से पहले ही सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में खटास खुलकर सामने आ गई है। सवाल सीधा है कि क्या अजीत पवार की एनसीपी अब बीजेपी को सीधी टक्कर देने जा रही है? बीजेपी ने साफ किया कि वो बीएमसी चुनाव एनसीपी के साथ नहीं लड़ेगी। वजह भी उतनी ही साफ है, नवाब मलिक। मुंबई एनसीपी के अध्यक्ष नवाब मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से जुड़े गंभीर आरोप हैं। भले ही अभी तक किसी मामले में सजा नहीं हुई और वो जमानत पर हो, लेकिन बीजेपी ने उन्हें गठबंधन के लिए अस्वीकार्य बता दिया। बीजेपी का कहना है कि जिस नेता पर ऐसे आरोप हों उसके साथ चुनावी मंच साझा नहीं किया जा सकता। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मुंबई इकाई प्रमुख आशीष शेलार ने खुलकर कहा कि पार्टी ने यह फैसला हाईकमान को भी बता दिया है, यानी ये कोई स्थानीय या अस्थायी बयान नहीं है बल्कि सोची समझी रणनीति है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ा नगर निगम चुनावों को लेकर कहा कि वहां भी बीजेपी और एनसीपी अलग अलग लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने इसे फ्रेंडली फाइट कहकर नरम बनाने की कोशिश की, लेकिन राजनीति में फ्रेंडली फाइट अक्सर सख्त संदेश लेकर आती है। अजीत पवार ने भी फडणवीस के बयान को स्वीकार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और उनका फैसला अंतिम है। बयान भले शांत हो, लेकिन इसके पीछे का संकेत साफ नजर आ रहा है कि एनसीपी अपनी ताकत अब खुद आजमाना चाहती है। ये टकराव नया नहीं है। 2017 में भी बीजेपी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड जैसे एनसीपी के गढ़ अकेले दम पर जीत लिए थे। बीजेपी चाहती है कि ये नगर निगम उसके हाथ में ही रहे। दूसरी तरफ अजीत पवार की कोशिश है कि एनसीपी को उसके पुराने किले वापस मिले। यही वजह है कि गठबंधन होते हुए भी जमीन पर कार्यकर्ता आमने सामने दिख रहे हैं। बीएमसी चुनाव इस पूरी लड़ाई का केंद्र है। 227 सीटों वाली बीएमसी में महायुति का दावा है कि वो 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि अगला मेयर मराठी मानुष होगा, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि सीट बंटवारा असल में सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच में हो रहा है। बीजेपी 130 से 140 सीटें, शिंदे सेना 80 से 90 सीटें। एनसीपी को बाहर रखने की रणनीति पर भी चर्चा है ताकि मुस्लिम वोट बटे और एनसीपी कमजोर पड़े। यही बात एनसीपी को चुभ रही है। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता आनंद परंजपे ने बीजेपी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक पर आरोप है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर मलिक को अस्वीकार किया गया है तो उनकी बेटी सना मलिक का विधायक होना गठबंधन को कैसे मंजूर है? परंजपे ने बीजेपी नेताओं की विवादित तस्वीरों और रिश्तों का जिक्र भी करते हुए पूछा, सबके लिए नियम अलग अलग क्यों है? सच ये है कि नवाब मलिक बीजेपी के लिए सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि राजनीतिक बोझ है। यही वजह है कि 2023 में जब अजीत पवार महायुति में आए तब भी फडणवीस ने उन्हें पत्र लिखकर मलिक से दूर रहने की चेतावनी दी थी। यानी ये टकराव तभी से दबा हुआ था जो अब बीएमसी चुनाव के बहाने बाहर आ रहा है। वहीं इस बीच महायुति के भीतर और भी तनाव है। बीजेपी और शिंदे सेना के बीच पूर्व कॉर्पोरेटरों के दल बदली, आरएसएस कार्यक्रमों से अजीत पवार की दूरी और एनसीपी के अंदर असंतोष की खबरें। विपक्ष इन सबको जोड़कर कह रहा है कि महायुति अंदर से कमजोर है, भले ही नेता बाहर से एकजुटता का दावा कर रहे हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो खुले मन से एक महिला डॉक्टर का हिजाब खींचते हैं। लोग हंसते हैं, कैमरे चलते हैं और फिर एक मंत्री हंसते हुए कह देते हैं कहीं और छू लिया होता तो क्या होता। यूपी के मंत्री संजय निषाद के बयान पर जब लोगों का गुस्सा फूटा तो वही पुराना हथकंडा शुरू हो गया। गलत समझा गया हमें, भाषा का फर्क है, गांव देहात में ऐसे ही बोलते हैं। नहीं साहब, ये भाषा का फर्क नहीं है, ये नियत और मानसिकता का फर्क है। अगर यही हरकत और यही शब्द किसी नेता की बेटी या बहन के साथ किया गया होता तो तब भी क्या यही हंसी जो है वो निकलती? तब भी क्या यही सफाई दी जाती? और अगर यही हरकत जो है मान लीजिए किसी गांव देहात में किसी महिला के घूंघट के साथ की
की जाती, तब क्या होता? तब भी क्या बीजेपी के नेता यही सफाई देते? ये तमाम चीजों पर अब संजय निषाद किन शब्दों में किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर सफाई दे रहे हैं, एक बार आप खुद भी सुन लीजिए। देखिए, अगर किसी को भोजपुरी भाषा और पूर्वांचल की सामाजिक संस्कृति का ज्ञान होगा, क्योंकि पूर्वांचल में मैथिली, भोजपुरी, अवधी सब बोली जाती है, तो ये अच्छी तरह समझता होगा कि गांव देहात में जब किसी बात को टालना या उसे हल्के फुल्के अंदाज में खत्म करना होता है तो पारंपरिक तौर पर बोला जाता है ना भोजपुरी में, ऐसी मजाक अंदाज में कि फलनवा यह कहले बना कुछ और नहीं कहला ना है, तो चला एक बतिया छोड़ दो। तो ये सब ऐसे चलता रहता है। तो ये कोई अपमानजनक नहीं था, बातचीत को आगे बढ़ाने, उसको विवाद से बचने का ये प्रचलित तरीका था। लेकिन अब इसको लेकर आज जो विवाद किया जा रहा है वो गलत है, और मैंने उसे सहज और हंसते हुए भोजपुरी बोली भाषा में कहा था कि किसी समुदाय, किसी महिला, किसी धर्म के अपमान के लिए मेरा कोई उद्देश्य नहीं था। अगर किसी को लगता है उस शब्द से कोई समस्या है तो मैं उनको लगता है कि उसे ठेस पहुंच रहा है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूं, और ये मैं उसे कर रहा हूं। लेकिन आज के दिन में कहा जा सकता है कि स्पष्ट मानना कि भाषा, बोली और संस्कृति को समझे बिना किसी बात को विवाद बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है, और समाज को जोड़ने वाली सोच रखना चाहिए और तोड़ने वाली सोच होनी चाहिए। सब तोड़ने वाले लोग। लेकिन सोशल मीडिया पे भोजपुरी देखो, हिंदी और भोजपुरी एक ही है। हम लोग क्योंकि आदत भोजपुरी, हिंदी और भोजपुरी कोई अलग थोड़ी है भाई। हिंदुस्तान की भोजपुरी और अवधी सब है, हिंदुस्तान के बाहर की थोड़ी भाषा है हिंदी अंग्रेजी। तो आपका क्या है स्पष्ट? अरे मैंने कहा ना, अगर मेरा कोई ऐसा, मैं महिलाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, उनकी गरीबी, लाचारी, बेकारी का किस तरीके से जो है महिलाएं मतलब सामाजिक और धार्मिक अन्याय की शिकार है, तो मैं कभी अपमान के दृष्टिकोण से सोच ही नहीं सकता हूँ। अगर लगता है कि उनको कुछ किसी को ठेस है तो मैं तो ऐसे कहा कि मुद्दा वापस लेता हूँ। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि किस तरीके से पूरे तमाशे की कीमत उस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने चुकाई है। जिस लड़की ने डॉक्टर बनने के लिए सालों मेहनत की, वो आज डर और अपमान के कारण बिहार छोड़कर कोलकाता चली गई। उस महिला में नौकरी ज्वाइन करने तक की हिम्मत नहीं बची इस पूरे बवाल के बाद, और सत्ता में बैठे लोग बहस कर रहे हैं कि इरादा गलत नहीं, इरादा चाहे जो भी हो, लेकिन एक महिला का अपमान हुआ है, और पब्लिकली ये अपमान जो है वो एक राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से हुआ है। सोचिए, ये वही राजनीति है जो मंच से महिला सम्मान की बातें करती है, लेकिन जमीन पर महिला को ही समझाने लगती है कि इतना बुरा क्यों लगा। और सबसे बड़ी बात, ये वही सिस्टम है जहां ताकतवर गलती करे तो भाषा का बहाना बना दिया जाता है। और आज सवाल सिर्फ नीतीश कुमार या संजय निषाद का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो मानती है कि सत्ता में बैठकर महिला के शरीर, कपड़ों और सम्मान पर टिप्पणी करना बहुत नॉर्मल है। बहरहाल, अब इस पूरे मामले के बाद नीतीश कुमार पर भी एफआईआर की खबर सामने आई है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण को लेकर सरकार जिस सख्त कानून को लेकर आगे बढ़ रही थी, उस पर अब राज्यपाल ने ब्रेक लगा दिया। धामी सरकार का बहुचर्चित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने इस बिल को मंजूरी देने से इनकार करते हुए इसे दोबारा विचार करने के लिए सरकार को लौटा दिया। यानी सरकार की मंशा पर सीधे सवाल खड़े हो गए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल भवन यानी लोक भवन को इस बिल के ड्राफ्ट में तकनीकी खामियां नजर आई, इसी वजह से इसे पास करने के बजाय वापस भेज दिया गया। मंगलवार को ही ये विधेयक विधायी विभाग को लौटा दिया गया। धामी सरकार के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अध्यादेश लाकर इसे लागू किया जाए या फिर अगले विधानसभा सत्र में इसे दोबारा पेश किया जाए। ये कानून अचानक नहीं आया। उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून की कहानी 2018 से चल रही है। पहले 2018 में धर्म स्वतंत्रता कानून लागू हुआ, फिर 2022 में धामी सरकार ने इसे और सख्त किया, लेकिन 2025 में सरकार ने जो संशोधन किया वो अब तक का सबसे कठोर और विवादित माना जा रहा है। अगस्त 2025 में कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये बिल विधानसभा सत्र में पास हुआ और राज्यपाल के पास भेजा गया। सरकार को उम्मीद थी कि इसे हरी झंडी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस नए बिल में सजा के प्रावधानों को बेहद सख्त कर दिया गया है। सामान्य धर्मांतरण के मामलों में 3 से 10 साल की जेल का प्रावधान रखा गया, जो पहले 2 से 7 साल का था। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। पहले यह अधिकार सिर्फ खून के रिश्तेदारों तक सीमित था, यानी शिकायत
अपराध की सीमा खोल दी गई। इतना ही नहीं, जिला अधिकारी को गैंगस्टर एक्ट की तरह संपत्ति कुर्क करने का अधिकार देने की बात भी इस बिल में जोड़ी गई है। अगर किसी पर आरोप लगा कि उसने छल, बल, साजिश या लालच से धर्मांतरण कराया है तो उसकी संपत्ति पर कार्रवाई हो सकती है। सबसे ज्यादा विवाद उस प्रावधान को लेकर हुआ जिसमें कहा गया कि विवाह का झांसा देकर नाबालिगों की तस्करी और उनके साथ गलत काम किया जाता है या षड्यंत्र के जरिए धर्मांतरण कराने का के लिए न्यूनतम 20 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यानी ये कानून सीधे सीधे उम्र कैद तक पहुंच जाता है। अब सवाल यह है कि राज्यपाल को इस बिल में आपत्ति क्यों नजर आई। सूत्रों के अनुसार सजा की कठोरता, शिकायत की खुली छूट और पूरी प्रोसेस पर कुछ कानूनी पहलुओं पर संवैधानिक और तकनीकी सवाल खड़े हो गए हैं। यही वजह है कि राज्यपाल ने सीधे मंजूरी देने के बजाय इस पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा है। बहरहाल आप लोग इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।